स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे। और इस पेपर में आपको हम जूलॉजी का पार्ट हल करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो टीजीटी पीजीटी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पहले देखते हैं 51 का क्वेश्चन है कि पुरुषों में होने वाली एक असामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से डेवलपमेंट ना होने के कारण वे सदैव बांझ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। जिसमें कंडीशन होती है 47 गुणसूत्रों की, जिसमें डबल एक्स और एक वाई हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी कंडीशन आपका हो जाएगा जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में पाई जाने वाली असामान्यता जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणीय रूप से मादा होते हैं, परंतु उनके जनांग व स्तन अल्प विकसित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है और ये लक्षण अधिकतर फीमेल्स में ही देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, मतलब मानसिक रूप से वो अच्छा नहीं होगा, और जो होती है इस गुणसूत्र में एकाधिसूत्र के कारण। ठीक है, एकाधिसूत्रता के कारण जो कंडीशन होगी एडवर्ड सिंड्रोम में, क्या होता है कि आपकी जो 18 क्रोमोसोम का पेयर होगा उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में पाए जाने वाले अपरा का प्रकार क्या होता है? तो मानव में पाए जाने वाले अपरा का जो प्रकार है वो क्या है? उसको हम बिम्बाव कहते हैं या इंग्लिश में डिस्कॉइडल कहते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को कहते हैं। तो गर्भाशय में जब ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जो सिस्ट बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद स्थापन होता है फीमेल्स में, तो उसको हम रोपड़ कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे को क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लिडोइक अंडे किसका गुण है? तो क्लोडोइक अंडे किस में पाए जाएंगे? क्लिडोइक अंडे आपके पाए जाएंगे सरीसृप एवं पक्षियों में। ठीक है, जिसका रेप्टाइल और एवियस ग्रुप होता है उसमें क्लिडोइक टाइप के अंडे बनते हैं। फिर आगे आते हैं कि आगात नामक जो गुहा होती है, कैविटी है, वो किस में बनेगी? तो ये गैस्ट्रोला स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, उसमें आगात नामक गुहा या कैविटी बनती है। आगे देखेंगे कि सूक्ष्म पीत की अंडे जो माइक्रोलिसाइतल अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, जिनमें आरक्षित भोजन पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ये किस में पाए जाएंगे? तो आपके ये पाए जाएंगे मनुष्य में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ब्रिजेस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। वो भी लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्ब रूट्स जो गुणसूत्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। तो ये आपके तीसरा ऑप्शन इसका है, उभयचरियों के अंडक में जो एम्फीबियन ओसाइट्स बनते हैं उसमें आपका ये लैम्ब रूट्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। आगे देखेंगे कि जो वृद्धावस्था या वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा में हमको जानकारी दी जाती है या जिस शाखा में हम इसका वृद्धिकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किस में हो जाएगी? तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है, जेरंटोलॉजी में हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचन को परीक्षण किया जा सकता है। तो इसमें ये पूछा गया कि एमनियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं का जो डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी विधियों का हम यूज कर सकते हैं, कौन से परीक्षण का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इन सभी विधियों द्वारा, जिसमें गुणसूत्र प्रारूप हो जाएगा, एडियोग्राम, एंजाइम उत्पादन, इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन करके और डीएनए का विश्लेषण द्वारा ये सारे परीक्षण किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग किया जाता है और जो बहुधा प्रदीप्तकारी होती है, इसे कहते हैं। तो ऐसी तकनीकी जो मानव के गुणसूत्रों के अध्ययन में अभी हाल में ही यूज हो रही है, तो उस तकनीकी को हम बैंडिंग तकनीकी कहते हैं, जिसमें रंजक का अवरंजक का भी यूज किया जाता है, तो इसको हम बैंडिंग तकनीकी कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया है? तो गुणसूत्र जो केंद्रक में पाए जाते हैं तो वो धागे जैसी संरचना के रूप में ही पड़े रहते हैं, तो इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया है, वर्णन किया है सबसे पहले, तो स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने किया है। तो इसका जो आंसर आपका है दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माउरो डार्ट्स जो एरिथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं, मतलब आरबीसी में पाए जाएंगे उस कंडीशन में, संक्रमित की कंडीशन में, जो कि मलेरिया से रिलेटेड है, तो ये कौन सी प्रजाति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे घातक जो प्रजाति होती है मलेरिया की, वो इसमें माउरो डार्ट्स बनते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है। जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है, तो इसमें क्या है? इसमें का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण कितना है? जो हम खेतों में कीटनाशक यूज करते हैं और वही खाद्य पदार्थ जो बनते हैं, प्लांट्स जो जानवरों को भोजन के रूप में दिए जाते हैं, तो उसमें कीटनाशक भी साथ में पहुँचते रहते हैं, तो उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें जीव विज्ञान संबंधी जो आवर्तन का जो उल्लेख करता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जानवरों की कीटनाशकों का सांद्रण, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समांतर होता है कहलाता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो अनुकूली समाविरूपता। ठीक है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, अनुकूली समाविरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में हनुप्रलंबन विशेषता पाई जाती है, जो ये किस प्रकार की होती है? तो इसमें आपका क्रेनियोस्टाइलिक, ठीक है, क्रेनियोस्टाइलिक जो कंडीशन होती है वो अनुप्रलंबन विशेषता इसमें पाई जाएगी। और ये क्वेश्चन आप लोग जब ही कर पाएंगे जब आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो उम्मीद है आपको टीजीटी बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो इसी कंडीशन में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में नहीं आता है? तो ऐसा पूछा गया है कि सिलेंट्रेटा जो ग्रुप है, फाइलम है, तो उसमें आपका कौन सा मेंबर नहीं आ रहा है? तो ये है आपका तीसरा ऑप्शन, समुद्री कुकम्बर, जिसको समुद्री खीरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एकाइनोडर्मेटा का संघ है, संघ का जंतु है, जिसमें ये सिलेंट्रेटा का ग्रुप नहीं है, तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंश कोशिका निम्न में से किस में पाई जाएगी? तो दंश कोशिका आपको सिलेंट्रेटा में पाई जाएगी, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग की कपाल की छत, जो कपाल होती है, क्रेनियम होता है, उसकी जो छत होती है वो अविच्छिन्न होती है, मतलब उसमें कोई भी दरार वगैरह नहीं होती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, एनाप्सिडा। ठीक है, एनाप्सिडा जो वर्ग होता है उसमें कपाल की जो छत होती है अविच्छिन्न होती है, कोई भी उसमें दरार वगैरह नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घड़ियाल में जो दांत विन्यास होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो इसमें गर्ददंती होता है, जिसका मीनिंग हो जाएगा थिकोडोंट। तो इसमें चौथा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कालाजार नामक बीमारी जो है किसके द्वारा प्रसारित होती है? तो कालाजार जो बीमारी है वो सभी को पता है, सैंड फ्लाई के द्वारा प्रसारित होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मत्स्य या मछली में जिसमें स्विम ब्लेडर होता है का बाहर कोई संचारण नहीं होता तथा जिसमें पुनः अवशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे के सुस्पष्ट पृथक नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी? इसमें स्विम ब्लेडर बाहर से कोई संचारण नहीं होता है, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, फाइसोस्टोमस। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा, फाइसोस्टोमस। इसके बाद देखेंगे कि कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न से उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन अक्सर का टीजीटी बायोलॉजी में पूछा ही जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको देखेंगे कि कीटों के पंख जो हैं पक्षियों के पंख है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण? तो सबसे पहला ही आंसर सही हो जाएगा, एनालॉगी। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ का 4 वर्गों में बांटा गया? तो प्रोटोजोआ जो संघ है वो बांटा गया है गति विषयक संरचना के आधार पर। जो लोकोमेट्री आर्गन होते हैं, जो चलने के आर्गन होते हैं उसी के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया है। आगे में देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडरा के अस्थि का विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं। कंडरा से जो बोन बनेगी उस अस्थि को क्या कहेंगे? तो उस अस्थि को कहेंगे सीसामोइड बोन। ठीक है, सीसामोइड अस्थि, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो किसकी परिवर्तित होती हैं? तो एपोक्राइन जो अंशस्रावी ग्रंथि है, इसका चौथा ऑप्शन होता है, एपोक्राइन ग्लैंड का परिवर्तन होता है इसमें, तो स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो इसे अंशस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति की अनुदैर्घ्य पेशी बलन को कहते हैं। तो आमाशय की जो दीवार होती है वो अंदर की ओर से फोल्ड हो जाती है, तो ऐसी जो फोल्डिंग होती है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम रूजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूजी के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी का समूह से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, तो ये आपसे इस ऑप्शन में अलग है, इसीलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा टोकोफेरॉल। अब आगे जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैराथार्मोन प्रेरित करता है। तो पैराथार्मोन जो हार्मोन होता है वो क्या प्रेरित करेगा, तो ये सीरम में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो सीरम में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 वाला जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृक्क वलकुट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अधा श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसमें जो रोग है वो आपका सही हो जाएगा, इसमें एडिशन का रोग। ठीक है, तो एडिशन का रोग इससे हो जाता है। आगे देखेंगे, जब प्रकाश की तीव्रता रात में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है, किसके द्वारा मैनेज होगा, तो यहाँ पर शलाकाओं के द्वारा। ठीक है, शलाकाओं जो शंकु, जिसको शलाकाओं को इंग्लिश में रॉड्स कहते हैं, तो रॉड्स के द्वारा जो रात्र में कम कम प्रकाश होता है तो उसको मैनेज करने के लिए रॉड्स का उपयोग होता है आँखों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनन ग्रंथियों में जो पोषणज होता है उसका अंतःस्राव क्या है। तो उसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा LH तथा FSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिक्रेटिन जो होता है उसके अंतःस्राव से क्या उद्दीपित होता है। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन है जो अग्न्याशय के स्रावण को उद्दीपित ये करेगा। ठीक है, उसको एंजाइम हार्मोन निकालने के लिए एक्टिवेट करेगा, उत्साहित करेगा। तो आज के वीडियो में आपके यही क्वेश्चन मोस्ट थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।